स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट कवर करेंगे, जहां पर आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये इसके लिए 30वां भाग होगी। इस तरह हमने 29 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि देश का सबसे अधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे आपको विकल्प देखने को मिल रहा है। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। अगर आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप वीडियो को ख़त्म करते करते पता चल जाएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन किया। तो ये है इसका सही उत्तर चेन्नई। देश का जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है यह है चेन्नई में। आगे बढ़े तो अगला है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। यह है सिकंदराबाद में। अगर बात करें रेलवे के मुख्यालय की तो इस समय 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। पहले 17 थे लेकिन अब 18 हो गए हैं। और जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। अगला है कि अपराध की 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण यह आपको किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो ये मिलता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में अपराध की 2 सिद्धि के विषय में आपको संरक्षण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, मतलब कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है ये आपको बताना है। आर्टिकल 25 में लिखा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में, मतलब कि आपको अपने अंदर की जो भी बात है उसके लिए, उस धर्म को पालन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगला है कि 10वीं योजना जो 2002 से लेकर के 2007 तक रही, इसके दौरान जीडीपी लक्ष्य कितना है। कहने का मतलब ये है कि हम पंचवर्षीय योजना चला रहे थे और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की गई है। तो उस समय जो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था ये था 8.5% का, 8.5% का। अगला है कि केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये है उत्पाद शुल्क। देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप ये टेस्ट खुद ब खुद देना चाहते हैं किसी ऐप पे जाके, तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आप रेलवे का टेस्ट दे सकते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन का। तो इस तरह आप टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ढेर सारी स्टडी मटेरियल भी मिलने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला भारतीय बैंक जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो पहला भारतीय बैंक की बात की जा रही है इसकी स्थापना की गई थी 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 2 सेकंड के अंदर अगर आपको पता है तो उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। ये हुआ था 1949 को, 1 जनवरी को। देखिए 1935 में आरबीआई को बनाया गया हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था 1949 में। तो आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि मशीन गन, मतलब कि जो गन होती है, मशीन गन जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मिस टाइपिंग है। मशीन गन के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। मशीन गन के आविष्कारक हैं रिचर्ड गैटलिंग, रिचर्ड गैटलिंग। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। डीडीटी एक टीका होता है, तो इसकी खोज किसने की थी यह आपको बताना है। इसकी खोज की गई थी डॉक्टर पाल मुलर के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल जिसको हम D2O बोलते हैं इस तरह, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। देखिए पीएच वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। ठीक, तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू की बात की जा रही है शुद्ध जल के, तो ये होगा
7, यानी कि अगर आप इस pH स्केल पे देखें तो यह 0 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। इसके बीच अम्ल यानी कि एसिड, इसके बीच क्षार, और जो 7 पे होगा वो होगा उदासीन। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है। देखिए, जो सोना होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण वाला सोना आप देखते हैं ये केवल 22 कैरेट का होता है। मतलब अगर आप सोने का आभूषण लेने जाएंगे तो वो केवल आपको 22 कैरेट का ही मिलेगा। तो आखिर यहाँ पे जो 2 कैरेट का लेस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें मिलाया जाता है तांबा। तांबा इसलिए भी मिलाया जाता है ताकि उसे हम मजबूत बना सकें। अगला है कि ब्रिक का भार कितना होता है, किडनी का भार कितना होता है, ये आपको बताना है। ये होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम। आगे बढ़े तो अगला है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। थायमीन। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैथ के क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन है कि मोहन ने कुल धनराशि का 20% खाने पर, शेष का 5% परिवहन पर, अब उसके पास 1520 रुपए बचे, तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। तो देखिए, मान लीजिए कि उसके पास केवल 100 रुपए थे, 20% खाने पर व्यय कर दिया, यानी कि 20% यहाँ खत्म हो गया, बचा कितना, 80। ठीक, अब कह रहा है कि इसका 5%, शेष का 5% परिवहन पे, मतलब कि इसका 5% परिवहन पे व्यय कर रहा है। ठीक, तो 20 चौको 80, 20 25 100, 5 से 5 कट गया, यानी कि 4 रुपए 80 रुपए में से, उसके पास 80 ही तो बचा था, 80 में से वो 4 रुपए परिवहन पे व्यय कर दिया। मतलब कि कितना बचा उसके पास, 76 बचा। ठीक, जब उसके पास 76 बचा तो हमारे हिसाब से तो 76 बचना चाहिए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 1520 बचा। तो अब 76 x बराबर है 1520। x की वैल्यू निकालेंगे 1520 बटे 76, ये हो जाएगा। आप देखेंगे कि 2 बार और ये एक 0 है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 20। चूंकि यहाँ पे 20 आ गया, लेकिन हमने क्या माना था, 100, तो इस 100 से 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सही उत्तर होगा 2000। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजेश ने अपने वेतन का 20% खाने पर, 15% परिवहन पे, 10% शिक्षा पर और 35% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह शिक्षा पर कुल मिला के 1950 रुपए खर्च करता है, तो आपको बताना है कि परिवहन पर उसने कितना खर्च किया। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वेतन जितना भी है उसका 20% खाने पर, 15% परिवहन पर और 10% शिक्षा पे, यानी कि 10%। तो किसी का भी 10% कितना है, 1950 रुपए। ठीक, अब उसका मतलब 100% क्या होगा, मतलब कि वो धनराशि कितना होगी, वो धनराशि होगी 19,500 रुपए। ठीक, अरे 10% 1950 रुपए है, यानी कि अगर पूरी धनराशि की बात करें तो पूरी धनराशि होगी, उसका वेतन होगा 1950 रुपए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि परिवहन पे कितना खर्च करता है, तो परिवहन पे कितना करता है, 15%। तो इसको दो तरह से यहाँ से लगा सकते हैं, या तो आप इसका 15% निकाल लीजिए इस तरफ, तो अगर आप इसका 15% निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 2, 9 और 2, ये आपका सही उत्तर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरह आप हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगला है कि 360 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। समझिए, यहाँ पे कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में सब दिया है और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले आपको गति निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, तो दूरी है 360 मीटर, और यहाँ पे एक लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है
और ये 300 मीटर की ट्रेन भी है, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 360 प्लस 300, समय कितना हो जाएगा 18 सेकेंड। ठीक, अगर आप इसे ऐड कर लेंगे तो 660 प्लस बराबर बटे 18 हो गया। चूंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में है, अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि 1000 से भाग देंगे अगर नहीं पता है आपको रूल तो, और जो सेकेंड है उसको आपको घंटे में बदलना है, तो यहाँ पे 3600 से ऊपर भाग देंगे। तो या तो आप इस तरह करिए, या फिर इसकी जगह पे 18/5 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम में 5 और हो गया 16, 5 3 15 और उसके बाद 5 दूने के 10। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की मासिक आय 4 संबंधे 5 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात 5 संबंधे 6 है। ए प्रतिमाह 25 रुपये बचाता है और बी प्रतिमाह 50 रुपये बचाता है, तो ए की आय कितनी है, मतलब कि ए कितना पैसा कमा रहा है। देखिए 4x ए कमा रहा है और 5x बी कमा रहा है, लेकिन इनके जो व्यय का अनुपात है, जो इनके खर्च करने का अनुपात है, ये इतना है, यानी कि 5y ये है और ये है 6y। इतना घटाने के बाद 25 रुपये बचा लेता है और ये 50 रुपये बचा लेता है। उसके बाद से आपको निकाल देना है कि ए की आय क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको देखना होगा पूरा 4x की वैल्यू निकालना है, अंततः आपको आंसर 4x का देना है। तो अब आप इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। तो अगर यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे तो 24 और ये हो जाएगा 30, और 6 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, इसमें 5 से गुणा करना है तो ये भी हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 250। जब इसे हम माइनस करेंगे तो इस तरफ प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा -x बराबर है, ये होगा -100, माइनस से माइनस कैंसिल। हमने आपको बताया था कि आपको 4x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर है 100 तो 4x बराबर है 400। ये हो जाएगा a का आय। अगर a की जगह पे हमसे b का पूछा होता तब, तो b हमने यहाँ पे क्या लिखा था शुरू में 5x, तो 5x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि b का 500 रुपये होता। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है, 2 का पावर 2x इक्वल टू 1/16x - 3। आपको x की वैल्यू बताना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं अब देखिए ये बेहद आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 2x कर सकते हैं और इसको भी आप 2 के पावर कर सकते हैं 4x माइनस, क्योंकि 2 का पावर 4 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 12। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्रॉस है तो मल्टीप्लाई करने पे जो घातांक होता है ऐड हो जाता है, तो 2 का पावर 2x प्लस 4x माइनस 12 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ 1 की जगह पे हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब यहाँ पे आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, यानी कि इसको जोड़ लें तो 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप खुद भी मिला सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और आपको बता दें कि आप खुद भी टेस्ट देने के लिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको ढेर सारा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 8 + 4 - 7 = 39 एवं 7 + 2 - 6 = 20, 6 + 5 - 7 = क्या होगा। तो अब आपको समझना होगा और आपके पास कुल मिला के 5 सेकेंड है अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 5 सेकंड में।
देखते हैं कौन कौन लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि भले ही यहाँ पे ये प्लस दिया है, लेकिन प्लस पे ये उतना उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे माइनस कर दें, प्लस कर दें, 8 चौक 32 और 7 39 हो गया। यानी कि पहला जो इक्वेशन था ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरे में वही हम करके देखेंगे तो 7 दूना के 14 26, इसमें भी सही हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ऐड करना है। 6 5 30 और 7 37। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम बत्तखों की संख्या क्या होगी जो निम्न प्रकार के गठन में तैर सकते हैं। मतलब कि आपको बताना है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कम से कम बत्तखों की संख्या बताइए जहां पर 2 बत्तख एक बत्तख के आगे है। मतलब कि इसके आगे हमने 2 बत्तख लगा दिया, 2 बत्तख एक बत्तख के पीछे है। यानी कि 2 बत्तख अगर इसको और इसको मान ले तो इसके पीछे है, और एक बत्तख दोनों बत्तखों के बीच में है, यानी कि ये वाला इन दोनों के बीच में है। यानी कि कम से कम अगर ये 3 रहेगा तब भी इनका जो समीकरण है ये पूरी तरह वेरीफाई हो जाएगा। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शंस है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 3 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध पहले हुआ था, एक युद्ध बांग्लादेश को लेकर हुआ और एक युद्ध हुआ कारगिल को लेकर। तो ये जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था 1965 में। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का भी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके लिए आपको ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, आपके पास केवल 2 से लेकर 3 सेकंड का समय होगा। यह है तुर्की का। इन विकल्पों में से आपको देखना होगा, सही उत्तर है तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि सेमांग किस देश की प्रमुख जनजातियां हैं? सेमांग, सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया का प्रमुख जनजाति है, नाम है सेमांग। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। पहला युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक। तो क्या आप बता पाएंगे कि तीसरा विश्व युद्ध? तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, केवल 2 विश्व युद्ध हैं। और यहाँ पे कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की गई है कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ये था जापान, और जापान की गलती के कारण ही इसमें अमेरिका पार्टिसिपेट किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए जापान पे। पहला नागासाकी पे, दूसरा हिरोशिमा। ये दोनों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमें कमेंट भी करते रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन देख रहे हैं। आप कभी भी देख रहे हैं तो अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे कि क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम के एटम बम को गिराया था? क्योंकि जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम था। तो आपको बताना है कि जो पहला वाला बम गिरा, तो अभी हमने आपको बताया 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। तो जो 6 अगस्त वाला परमाणु बम था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसका नाम था बैटमैन। बैटमैन। अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत से ही यही पढ़ाया जाता है, पहली लाइन में ये होता है। और देखिए आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, लुसेंट, अरिहंत, किरण, किसी भी प्रकाशन में जिस तरह से आप पढ़ते हैं उस तरह से आपको ऐप में भी मिल जाएगा। तो आप बिना बुक के भी अपनी तैयारी को कुछ हद तक जरूर सही कर पाएंगे। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। अगला है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? आप अपना उत्तर जो भी आपका सही है 7A,
बी, इस तरह जो भी आपका सही लगता है वो आप कमेंट करके बताइए। तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बार में, कितने बार का प्रेशर है वायुमंडलीय प्रेशर, ये हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? धुरी राष्ट्र, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की गई है, तो इसमें किया गया था जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है 9वां क्वेश्चन कि पोर्सिलेन टावर कहां पर स्थित है? ऑप्शंस, और आपके पास 2 सेकंड का वक्त। तो ये है नानकिंग में। नानकिंग कहां पर है? चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, बता सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वांग हो, इसको सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, चाइना का दुख। बिहार का दुख किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कोसी नदी को। कोसी नदी किस नदी से अटैच है? बड़ी नदी की बात कर रहे हैं, तो ये गंगा से अटैच है। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? इनमें से भारत दुर्दशा, ये क्वेश्चन आपको जीके में भी मिलता है, इसके अलावा हिंदी में भी मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए। वहां पे आपको हिंदी ग्रामर का टेस्ट, 1 लाइनर क्वेश्चन और थियोरेटिकल वाइज वहां पे आप पढ़ सकते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 308 मीटर हो तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी? देखिए, यह आयताकार भूखंड दिया गया है और उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो आप खुद भी प्रयास करिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम आपको 10 सेकंड दे रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। चलिए हम भी लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले तो आपको देखना होगा उसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, यानी कि अगर उसकी चौड़ाई हम मान लें x, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? x + 8। अब चूंकि इसका एरिया दिया गया है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो L × B होता है। जो आयताकार होता है इसका फार्मूला होता है L × B, यानी कि x और x + 8 कितना है? 308। ये हो जाएगा x² + 8x = 308, x² + 8x - 308 = 0। अब आपको इसको तोड़ना है ऐसे कि ये बड़े ही आसानी से, इसका मतलब कि इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 308 आ जाए। तो ये होगा x² + 22x - 14x - 308। अब x क्या यहाँ करेंगे तो x + 22 हो जाएगा, और यहाँ जब 14 आप लेंगे तो x + 22 हो जाएगा। यानी कि एक जगह अगर हम वैल्यू की बात करें डायरेक्ट, x की वैल्यू होगी -22 और एक जगह x का वैल्यू होगा 14। चूंकि ये आयत है तो यहाँ पे माइनस होने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको पहला वाला विकल्प लेना होगा और आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि 48 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक वर्ग संख्या बन जाए? बेहद आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। 48 में आपको देखना है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है कि जो आंसर आएगा एक वर्ग बन जाए। तो अगर आप इसे ऑप्शन से भी लगाना चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। वैसे ऑप्शन से लगाने से बढ़िया है कि इसको आप मल्टीप्लाई करिए। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 16 हो गया, और इंटू 3। मतलब कि अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसका और इसका मिल रहा है, मतलब कि संयुग्मी, लेकिन इसका नहीं है, 3 का कोई साथी नहीं है। यानी कि आपको 3 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो ये जो होगा पूरा वर्गमूल होगा, यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? 3। अगला है कि एक मोटर कार 40 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो टाइमिंग दिया है ये मिनट में दिया है और आपसे घंटा में पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको पहले निकाल लीजिए। चाल बराबर है दूरी बटा समय।
दूरी कितना है 34 किलोमीटर, समय कितना है 40 मिनट। 40 मिनट को आपको बदलना होगा घंटे में। 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो इसमें 60 से हम भाग देंगे। जब यहाँ 60 से भाग देंगे तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएगा 34 गुणे 60 बटे 40। अगर इसे कटाएं तो 2, 3 और ये हो गया 17, यानी कि 17 तिया 51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए का 3 वर्ष के अंत में 29 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से कुल कितना साधारण ब्याज होगा। मतलब कि आपको जो ये दिया गया है ये थोड़ा सा सही के फॉर्मेट में दिया गया है इस तरह। तो आपको हल करना है और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PQT, तो यानी कि 12,000 गुणे इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 89/3 और कितना 3 वर्ष का, यानी कि 3 से गुणा हो जाएगा। और चूंकि ये फार्मूले में 100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, तो ये 100 हमने लगा दिया। अब आप इसे कटाइए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आप हल करेंगे तो बस इसका इसमें हल करना है। तो आपका जो लास्ट वाला उत्तर होगा 9 दूना 18 होगा और इसमें से होगा 10,680। ये वाला विकल्प सही होगा, आप खुद इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो कुल मिलाकर के उसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा। मतलब कि जो उसकी लंबाई है उसको 10% बढ़ा दिया, ठीक, उसकी जो चौड़ाई है उसको 20% घटा दिया, ठीक। अब कह रहा है कि उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 100 गुणे 100। देखिए हमने एक बार बढ़ाया है और एक बार घटा दिया है। ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 80/100 गुणे 100। अगर आप कैंसिल करना चाहे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 88/100, ठीक। यानी कि पहले क्या था, पहले 100 होना चाहिए लेकिन क्या हो गया 88 हो गया। तो क्या हुआ है 12% की कमी हुई है। आपको ऑप्शन देखना है 12% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। देखिए हमने आपको बताया है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ। तो आपको बताना है कब शामिल हुआ। ये शामिल हुआ 1917 में और आप देख सकते हैं कि यह 18 जून को शामिल हुआ था, 18 जून 1917 को। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, यानी कि 12वां का सही उत्तर है सी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो उसके लिए सही उत्तर होगा डायनोमो। ट्यूबलाइट क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा में बदलता है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। मतलब कि जिसकी सीमा कई देशों को टच करने का ये मतलब है, यह है चीन। अगला है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। 14वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन कवर कर दिया है। तो ये होता है 3600 जूल के। आशा है कि आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा होगा और यहाँ पे हम 3 सेकेंड तक रुक जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। यह आपको बताना है हरित क्रांति। तो ये तो विश्व में बहुत पहले शुरू कर दी गई थी और जगहों पे, लेकिन इंडिया में शुरू कर गई तीसरे पंचवर्षीय योजना से। अगला है 16वां कि जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आविष्कारक वाला। तो जैसे टीवी का,
इस तरह जॉन गुटेनबर्ग का पूछा गया है, ये आप बताइए। तो इन्होंने किया था प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस का। अगला और 17वां क्वेश्चन कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तुरंत बताइए कमेंट करके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं। वैसे अगर आप ऑनलाइन में हैं तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऑफलाइन है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। वैसे कमेंट बॉक्स वालों का ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि उनका जो कमेंट है वो हमेशा शो करता है। तो कोशिश ये करिए कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। चैट बॉक्स वाला तभी तक दिखता है जब तक वीडियो लाइव है, उसके बाद वो शो नहीं होता है। तो शिवाजी के गुरु थे कोडदेव, कोडदेव। अगला क्वेश्चन 18वां कि किस अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? सबको पता है कि सोना और चांदी धरती से मिलता है तो इसके शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें से किस अम्ल का हम प्रयोग करते हैं उसको प्योर करने के लिए? ये होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चलैया समिति का संबंध किससे है? जैसे कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा काम होता है, जो भी शुरू में करना होता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है ताकि वो समिति उसमें से अच्छे बुरे को अच्छे से क्लियर कर दे। तो चलैया समिति किसके लिए बनाई गई थी? जैसे कि हिल्टन यंग कमीशन का आपने नाम सुना होगा, हिल्टन यंग कमीशन। इसी के सिफारिश पे आरबीआई को बनाया गया था। तो चलैया समिति के सिफारिश पे क्या किया गया? तो टैक्स का बंटवारा किया गया, टैक्स का बंटवारा किया गया। 20वां क्वेश्चन, उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला है कि सबसे अधिक घनत्व वाली या फिर भारी तत्व कौन सा है इसमें से? देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए सबसे अधिक, लेकिन देखा जाए तो सबसे अधिक ना हो करके भले ही कम हो, लेकिन आपको ऑप्शंस में से आपको उत्तर देना होता है। यह है ऑस्मियम, ऑस्मियम। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। अभी हल करिए और हमें उत्तर अपना कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज की तो इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 और इसके साथ साथ A1 + A2 इंटू हाइट। ये क्या है कि दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई है, यानी कि 1/2, 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40 गुणे हाइट कितनी है? 10। इसको आप कटा देंगे 5 हो जाएगा और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मेज तथा कुर्सी के दामों का अनुपात 7 संबंध 2 है। यदि एक कुर्सी की कीमत यहाँ मेज है की कीमत से 900 रुपये कम है तो एक मेज की कीमत क्या होगी? यानी कि आपको ये दोनों एक्स वाई पे आसानी से आप लगा सकते हैं, फिर भी आप कोशिश करिए और हम भी आपको लगा के बताते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना होगा कि एक मेज का दाम कितना है? 7x और कुर्सी का कितना हो जाएगा? इसी तरह 2x। कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत मतलब कि 7x माइनस 2x बराबर कितना होगा? 900 रुपये। यही तो कह रहा है ना कि एक मेज की कीमत से 900 रुपये कम है, यानी कि ये 900 हो जाएगा। अब आप इसे करेंगे तो ये 5x बराबर है 900, यानी कि अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 900/5 बराबर है 180 रुपये होगा। अब कह रहा है कि एक मेज की कीमत बताइए, तो एक मेज की कीमत बराबर क्या होगा? 7x था, यानी 7 गुणे 180, यानी कि क्या हो जाएगा? 18 7 अगर हम देखें तो 126, यानी कि 1260 आपका सही उत्तर होगा। अगला और 21वां क्वेश्चन कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? अभी तक 20 क्वेश्चन कवर कर दिया हमने, लगभग 40%। तो आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग नहीं बताते हैं, आपको बताना चाहिए कि आपने कितना किया। जब आप बताएंगे तभी आप में सुधार होगा। तो ये होता है हिपेरिन यकृत में आपको केवल 30 प्लस करना है। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। 22वां है कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कौन है? तो यह है आंटोरिया झील। अगला और 23वां क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए
11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए। क्वेश्चन आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में क्वालिटी संबंधी कोई इशू है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट का बटन दिख रहा होगा, इसको दबाइए, क्वालिटी में जाइए और हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करिए। तो जो पंचायती राज की संस्थाएं थी उनके लिए जो 11वीं अनुसूची में व्यवस्था किया गया, कुल मिला के 29 विषय दिए गए, 29 विषय। अगला और 24वां है कि नागरिकता प्रदान करने की सीमा क्या है। हालांकि अभी जो CAA आया है उससे तो सब कुछ उठापटक हो गया है, लेकिन आपको नॉर्मली बताना है, क्योंकि CAA तो केवल 3 देशों के लिए है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली बताना है कि नागरिकता देने के लिए कितने समय तक आपको रहना पड़ता है। ये रहना पड़ता है लगभग 10 साल, लगभग 10 साल। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये एक बुक है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि किसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता देना शुरू किया गया था, वैसे देखा जाए तो गुलाम वंश से ही, बाद में इसको कहीं कहीं रोका भी गया थोड़ा बहुत आंशिक रूप से, लेकिन उसे फिर कंटिन्यू रखा गया और खत्म किया गया फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि खिलजी वंश में एक बड़ा राजा था, महान तो नहीं कह सकते, एक बड़ा राजा था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी। सहायक संधि कहने का यह मतलब है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मतलब कि हमारे पे हमला होगा तो आप आएंगे, आप पे हमला होगा तो हम आएंगे। ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है 28वां कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है। इनमें से आपको बताना होगा। तो इसे हम कहते हैं हीमेटिन, हीमेटिन। अगला और 29वां क्वेश्चन कि गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था। गुलाबों का युद्ध ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। किस नदी के किनारे है, क्या आप बता पाएंगे। टेम्स नदी के। इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है 30वां क्वेश्चन कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। सिंधु नदी इनमें से मध्य प्रदेश में जाती नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई सवाल ही नहीं है, आपको केवल थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, राजस्थान में नहीं जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/24 17 है, तो उसी संख्या का 150% क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मान लेना होगा कि संख्या है x। आप भी लगाइए और अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताने की कोशिश करें। x का अगर हम देखें तो x का 1/24 कितना है, 17 है। ठीक, तो आपको अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 17 × 24 होगा, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 408। ठीक, इसके अलावा कह रहा है कि अब इसका मतलब कि 408 का 150% क्या होगा, तो आप खुद लगा सकते हैं, और इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 612, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में कोई नाविक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव खे रहा है, उसे धारा के विपरीत नाव खेने में धारा की दिशा में नाव खेने से दुगुना समय लगता है, तो धारा की चाल कितनी होगी। मतलब कि आपको मान लेना होगा कि धारा की चाल है x। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत उसको दोगुने का अंतर पड़ता है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था। ठीक है, और आपने मान लिया है कि धारा की चाल कितना है, x है, तो 6 और प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब ये दोगुना हो रहा है किसके, तो 6 - x के, मतलब कि ये तो नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, तो नाव और धारा को जोड़ दिया या नाव में से धारा को घटा दिया। जब ये दोनों हम देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोगुने का, ये दोगुना हो जा रहा था, यानी कि इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसे हल करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से आप हल कर सकते हैं, 6 + x बराबर है 12 - 2x। ठीक, इस तरह, तो इसको आप ले आइए x को इधर, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है कि मेन हरीन रेखा
मेन हरित रेखा इनमें से किन दो देशों के बीच में है? जैसे कि भारत और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, तो यहाँ पे मेन हरीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि रोमियो एंड जूलियट यह किसकी अमर कृति है? यह है शेक्सपियर की। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में है? इस तरह आप कह सकते हैं कि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया। सही उत्तर है पंजाब। ओटावा यानी कि कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा, यह किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अभी हमने आपको बताया था लंदन वाले में, तो यह है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अगला और 35वां क्वेश्चन कि मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा है? मक्का उत्पादन में देखेंगे कि इंडिया का वैसे पहला स्थान है नहीं, लेकिन अगर बात करें केवल इंडिया की तो इंडिया में पहला स्थान है कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम को बहुत बाद में राज्य का दर्जा मिला, तो आपको बताना है कि इनमें से कब बना। ये बना 26 अप्रैल 1975 को। 37वां क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 6 अगस्त 1952 को। इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। अगला और 38वां क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है? यह आपको बताना है। आपको हिंट दे दें कि ये स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है सन 2000 में 13 राज्यों को लेकर के। सही उत्तर है उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? रूस से। मौलिक अधिकार को हमने कहां से लिया है? मौलिक अधिकार को हमने लिया है अमेरिका से। तो मौलिक कर्तव्य किसके कहने पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 40वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? मतलब कि डायरेक्ट आयकर है प्रत्यक्ष कर। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 को M से, 5 को K से, 9 को D से, 4 को F से तथा 3 को H से लिखा जाए तो आपको बताना है कि 93,542 को क्या लिख सकते हैं। 9 को हम लिखेंगे D, उसके अलावा हम अगर 3 की बात करें तो 3 को लिखेंगे H, 5 की बात करें तो 5 को लिखेंगे K। अब आपको बस मिला लेना है कि इतना किसी में शुरुआत है तो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो आप देखेंगे कि बाकी किसी में नहीं है, तो आप चाहे तो पूरा को निकाल लेंगे या फिर इतना ही पर से अपना उत्तर ट्रिक करके आगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है और शब्द है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CREDIBILITY, क्रेडिबिलिटी। आपको बताना है कि इसका दूसरा, तीसरा, 7वां और 10वें अक्षर को मिलाकर के कोई अर्थ बनता है, तो आपको बताना होगा कि उस शब्द का जो शब्द बन रहा है उसका दूसरा अक्षर क्या होगा, और यदि ऐसा एक से अधिक बनता है तो आपको अपना उत्तर M वाले को ट्रिक कर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अब जो दूसरा तीसरा है ये है क्या। तो पहले हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा है R, तीसरा क्या होगा E, उसके बाद से 7वां है I, उसके बाद से 10वां क्या है T। तो इसी से आपको शब्द बनाना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये टायर बनेगा TIRE, या फिर ये बन सकता है TIER। मतलब कि 2 शब्द ऐसे बन रहे हैं, एक तो टायर बन रहा है और एक ये बन रहा है, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा M। अगला क्वेश्चन है कि एक पीपे की जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दोगुनी हो जा रही है। यदि पीपा 60 मिनट में पूरा भर जाता है तो आपको बताना है कि वह कितने मिनट में आधा भरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मिनट में दोगुना हो रही है, मतलब कि
अभी देखिए अगर इसको मिनट में बांट दें इस तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर ये 5 किलो रहा होगा तो यहाँ 10 हो गया होगा, यहाँ 20 हो गया होगा, यहाँ 40 हो गया होगा, यहाँ 80 हो गया होगा। ठीक, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अगले स्टेप पे जाके क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो ये 60 मिनट में, मतलब कि एक टंकी है, ये टंकी है और 60 मिनट में ये भर जाती है पूरा। यानी कि इसके प्रत्येक मिनट पे, मतलब कि अगर हम 59 मिनट में निकालेंगे तो क्या होगा, टंकी का आधा होगा। ठीक, अगर 58 मिनट में निकालेंगे तो क्या होगा, आधा का आधा होगा। यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा, 59 मिनट। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब कि आप अगर विकल्प से हल करें तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर हम 59 को लेकर हल करें तो 59 पे अगर हम आधा मान लेते हैं तो अगले मिनट यानी कि 60वें मिनट पे आधा का दोगुना यानी कि पूरा हो जाएगा। तो इस तरह भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगला है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूट, और इसमें आपको बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां इसको जोड़ करके, पहला तथा दूसरा, तीसरा और चौथा जोड़ना नहीं है आपको। यहाँ पे पहले से आपको दूसरे को एक्सचेंज कर देना है, तीसरा से चौथे को एक्सचेंज कर देना है, पांचवे से छठवें को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अब जब आपने एक्सचेंज कर दिया तो दाएं से पांचवा कौन है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि आप पहले लिख लीजिए, जैसे कि पहले को दूसरा बना देना है, तो पहले डी है, बाद में आई है, तो अब आई हो जाएगा, अब डी हो जाएगा। उसके बाद से एस टी है तो अब टी एस हो जाएगा, आर आई है तो आई आर हो जाएगा, बी यू है तो यू बी हो जाएगा, उसके बाद से टी ई है तो ई टी हो जाएगा। मतलब कि आपस में इनको एक्सचेंज किया गया है सबको। ठीक, अब जब एक्सचेंज हो गया तो बताना है कि दाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि आपका सही उत्तर होगा आर। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक समूह के तहत है। आपको बताना है कि कौन इस समूह में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर नॉट की बात करें तो इसमें एक स्वर है। ठीक, इसमें एक स्वर है। ठीक है, इसमें भी एक स्वर है, लेकिन इसमें 2 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर होते हैं। तो इसमें 2 स्वर है, ओ और यू, लेकिन बाकी में एक स्वर था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। 40 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है, इसलिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। तो ये है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली का जो ज्वालामुखी है इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। 42वां क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग इस समय 15वां चल रहा है और ये गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। गठन करने का अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। 43वां क्वेश्चन के प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिपीट किया गया है, ये 5वां 6वां क्वेश्चन था एक बार। सही उत्तर है जर्मनी। अगला है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है इनमें से। 44वां क्वेश्चन, सही उत्तर है डिमोस। केवल 6 क्वेश्चन और। अगला है कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। ये होती है लगभग 111 किलोमीटर। अगला और 46 नंबर की चंद्रशेखर आजाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी आज के प्रयागराज में। आपको बताना है डेट। 1931 में हुई थी, ये तो आपको भी पता होगा। 23 तारीख को भी हुई थी, पता होगा। 23 मार्च की 23 फरवरी, ये कंफर्म करके बताइए। हमने आपके लिए 50-50 लगा दिया, 2 ऑप्शन हटा दिए, बस 2 ही ऑप्शन में से बताना है। सही उत्तर है 23 फरवरी 1931। 23 फरवरी 1931। 47 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी। ये की गई थी 1956 में। 1956 में। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। इनमें से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश हो सकता है, राजस्थान नहीं है,
और महाराष्ट्र भी नहीं है, यानी कि सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला और 49 नंबर, केनी बेसेंट ने किस वर्ष में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, कब? इनमें से देखिए, जो इनका क्वेश्चन पूछा जाता है ये 1915 और 18 के बीच में ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उसी समय एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाई गई थी। तो उस समय अगर वैसा कोई विकल्प देखेंगे तो बस यही है और यही आपका सही उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन और 50वां, प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन है? तो ये है डेनिस पैपिन। डेनिस पैपिन। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पुलिस छावनी में 50 पुलिस के लिए 20 दिन का खाना था। यदि 10 दिन के बाद 10 सिपाही कहीं चले गए तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो देखिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सिपाही एक दिन में 1 किलो खाता है, 20 दिन का खाना था 50 लोगों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के 1000 किलोग्राम भोजन वहां पे उपलब्ध था। अब चूंकि एक सिपाही एक दिन में 1 किलो खाता है तो 50 लोग हैं, ये 10 दिन में कितना खाएंगे? 500 किलो। ठीक, क्योंकि 10 दिन रुके हैं, 10 दिन बाद 10 लोग चले गए हैं, तो अब 500 किलो खत्म हो गया 1000 में से, बचा कितना? तो केवल 500 किलो। अब जब 10 लोग चले गए तो बचे कितने लोग? कितने लोग बचे? केवल 40 लोग बचे। अब भोजन चूंकि है 500 किलोग्राम, बचे हैं कितने लोग? 40 लोग। कितने दिन खाएंगे? तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2 दिन, यानी कि आपका ये वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पे ये मिस टाइपिंग है, ये 12 सही 1/2 होना चाहिए। अगला है कि यदि कोई कोण अपने कोटिपूरक कोण का दोगुना है तो उस कोण की माप डिग्री में कितना होगी? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दोनों कोण का योगफल अगर 90 के बराबर होगा तो उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहेंगे, और एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है, यानी कि एक x होगा तो ये क्या होगा? एक 2x हो जाएगा। और कोटिपूरक कब होगा? जब इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90, यानी कि x बराबर है 90/3, यानी कि हो गया 30, यानी कि दूसरा वाला कोण 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो कह रहा है कि उस कोण की माप बताइए, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, सही उत्तर होगा 60। अगला है कि 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पे दूसरा आम ले लेने पर इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। आपको बताना है कि बदले गए आम का भार कितना होगा। ठीक है, तो पहले समझिए कि कुल मिलाकर 9 आम है, ठीक, लेकिन उनमें से एक आम का भार कितना है? 120 ग्राम। ठीक है, अब उसके स्थान पे जो 120 ग्राम वाला आम था उसको हमने निकाल दिया, अब बचे 8 आम। अब उसके स्थान पे एक दूसरा आम ले लेते हैं, फिर भी इनके जो औसत भार में 20 की वृद्धि हो जाती है। पहले आप निकालेंगे कि कितना भार बढ़ गया, मतलब कि 1 में 20 बढ़ा ना, तो 9 में कितना बढ़ गया था? 180 ग्राम। 180 ग्राम बढ़ गया है। ठीक, अब आप देखिए कि पूछा गया है कि बदले गए आम का भार कितना था। चूंकि 180 ग्राम तो बढ़ गया है, ठीक, तो ये जो 180 ग्राम आप देख रहे हैं इसको पूरा करने के बाद, मतलब कि यहां से अगर थोड़ी सी जगह हम निकाल लें तो इसको इस गैप को पूरा करने के बाद भी कितना अधिक है? 180 ग्राम। यानी कि अगर आप देखेंगे कि पूरा कितना बढ़ा तो 180 में 120 को आपको ऐड करना होगा और ये हो जाएगा लगभग 300 ग्राम। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, इनका महत्तम समापवर्तक 10 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो ये फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इंटू मल्टीप्लाई, मतलब कि दोनों का गुणनफल। तो लसअप अब आपको बताना है और ये पता है 10, यानी कि 1500/10 हो गया 150। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 176 को तो उसी तरह छोड़ देना है। 24 तो 1 देखना होगा कि ये किसका वर्गमूल है।
तो अगर आपको 50 तक का वर्गमूल याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 49 का है। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी कि 225 होगा, और अंडर रूट 225 किसका वैल्यू होता है, तो 15 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि हानि परसेंटेज कितनी होगी। आपको हानि परसेंटेज बताना है। तो इसको हल करने का कई तरीका है, आपको अब पता नहीं जो आता हो, लेकिन जो सबसे आसान वाला तरीका है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और आप भी अपना क्वेश्चन कोशिश करिए कि हल हो जाए। देखिए यहाँ पे जो 12 मेजों का सीपी 16 मेजों के एसपी के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप सीपी अपान एसपी कर दें तो यहाँ 16 रह जाएगा और 12 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4/3, यानी कि सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 3। तो चूंकि 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितना घाटा हो रहा है, घाटा तो होगा ही होगा। 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेचेगा तो ये अगर घाटा को मतलब कि हानि को अगर हम परसेंटेज में निकाल दें तो कितना हानि हुआ, ठीक, कितना हानि हुआ और उसका खरीदने का मूल्य कितना था गुणे 100, ये होता है इसका रूल। 1/4 गुणे 100 यानी कि 25% इसको लेस हुआ। क्या किया हमने, सीधा सीधा हमने लिख दिया है पहले 12 सीपी बराबर 16 एसपी, जो कि दिया है क्वेश्चन में कि बराबर है। सीपी को एसपी इधर ला दिया, 12 इधर ले गए, 4/3 आ गया, यानी कि सीपी 4 एसपी 3, यानी कि 4 रुपये में कीन के 3 रुपये में बेच रहा है, तो हर 4 रुपये पे 1 रुपये का उसका नुकसान हो रहा है, यानी कि 25% का नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक बच्चा आदमी से 2 गुना समय लेता है। 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, आपको यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा आदमी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2 जो बच्चे होंगे ये 1 आदमी के बराबर काम करेंगे। मतलब तो यही है कि प्रत्येक बच्चा आदमी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि 2 बच्चे जितना काम करेंगे उतना 1 ही आदमी काम कर देगा। अब क्वेश्चन कहा गया है कि 8 बच्चे, मतलब कि इसको हम चाइल्ड लिख दें, और 12 आदमी, ठीक। अब इसको हम आदमी में निकालेंगे तो चूंकि 8 बच्चे हैं, अगर इसको हम आदमी में कन्वर्ट करें तो इसको 4 आदमी हम कह सकते हैं इस समीकरण के अनुसार, क्योंकि 2 बच्चों को हम 1 आदमी कह रहे हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16 आदमी, ठीक। अब देखिए 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते थे, तो 1 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा 9 गुणे 16। 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 9 गुणे 16/12, 3 तिलिके 9, 3 चौको 12, 4 चौको 16, यानी कि 12 दिनों में। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी मैथ वाली वीडियो को फॉलो करिए, वहां पे हमने अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन है कि 80 लड़के 60 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कों का 40% तथा लड़कियों का 50% ने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको बताना है कि लगभग कितने % अभ्यर्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहले आप लड़कों का निकाल लें, लड़कों का, लड़के टोटल कितने थे 80, इनका कितना % लोग भाग लिए 40% लोग, कितना हो गया, इससे ये दोनों कट गया, यानी कि 32, यानी कि 80 लड़कों में से 32 लड़कों ने भाग लिया है। इसी तरह अगर हम गर्ल्स की बात कर लें तो कुल मिला के 60 लड़कियां थी, 50% इन्होंने भाग लिया, यानी कि 30 लड़कियां भाग ली। अब आपको पता चल गया कि भले ही कितने लड़के थे लेकिन 32 लड़कों ने भाग लिया और 30 लड़कियों ने भाग लिया, तो टोटल कितने थे, तो टोटल 60 और 80 मिला के 140 थे। भाग कितना लिया, तो भाग लिया केवल 62 लोगों ने, ठीक है, केवल 62 लोगों ने भाग लिया। इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा केवल 62 लोगों ने भाग लिया। तो आप आराम से कर सकते हैं 62 गुणे 100/140। आप खुद हल करिए, जो भी आपका उत्तर है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तब नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा।
देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि उसकी त्रिज्या को दोगुनी की गई है। तो पहले मान लीजिए कि जो मूल वृत्त है उसका रेडियस r है, ठीक। अब जो नया वृत्त होगा उसका रेडियस दोगुना करना है, यानी कि 2r हो जाएगा। तब तब कह रहा है कि उनके नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा। नई परिधि, तो नई परिधि क्या होगी, परिधि तो 2πr ही होती है, ठीक। तो अब जब हमने r के जगह पे 2r रखना है, ठीक है, तो ये 2π इंटू 2r। और इसके अलावा कह रहा है कि व्यास व्यास क्या होता है, 2r होता है, लेकिन r के जगह पे भी अब 2r लिखना है इस r के जगह पे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2r, 2r से 2r कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि सही उत्तर हो गया आपका केवल पाई। विकल्प नंबर सी सही होगा। आगे बढ़े, देखिए आपको बता दें कि इस वीडियो को कवर करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ऐप पे जाके खुद ब खुद टेस्ट दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो और उतना टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ऐप पे भरपूर टाइम मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि 35% की छूट देने के बाद एक पुस्तक की कीमत 9 रुपये 10 पैसे है, तो आपको बताना है कि उसकी वास्तविक कीमत क्या होगी। मतलब कि वास्तविक कीमत जो भी थी उस पर हमने 35% का छूट दे दिया, तो अब कीमत कितनी हो गई है, 9.10। बेहद आसान क्वेश्चन है। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि x का चूंकि 100 होता है और 100 में से हमने 35 छूट दे दिया है, तो कितना बचा, 65 ही बचा ना। तो x का 65% कितना है, 9.1 है। तो अब आसानी से बस यहीं से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। चलिए निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा 910/65। भाग देंगे आप तो आप देखिए कितना होता है, यहाँ 7 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, यानी कि हो जाएगा 14 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधित 13 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 312 है, तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्याओं का अनुपात दे दिया है, आप मान लेंगे कि एक संख्या है 6x, एक संख्या है 13x। लेकिन जब ये दो संख्याएं हैं और इनका हम जब लॉसा निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 6 इंटू 13 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये किसके बराबर है, 312 के, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपका उत्तर होगा 312/6 × 13। तो अगर आप इसे कट पीट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा x की वैल्यू हो जाएगा 4। और आपको बताना था क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें क्या है 6x है कि 13x है, तो 13x है, तो 13 × 4 बराबर 13 चौको 52। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो आपको बताना है कि उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं कि विकर्णों का फार्मूला होता है, विकर्ण का, तो विकर्ण का फार्मूला होता है क्या है, n/2 n-3, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब विकर्णों की संख्या तो दे दिया है 54, n/2 और n-3 है, ठीक है। अब आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। ये हो जाएगा 108 n का स्क्वायर माइनस 3n, n का स्क्वायर माइनस 3n, उसके बाद से माइनस 108 बराबर 0। इस तरह अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 बराबर 0, यानी कि n का वैल्यू एक 12 होगा और n का वैल्यू एक माइनस 9 होगा। अब आप देख लीजिए कौन मिल रहा है, तो केवल 12 वाला मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें